एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो देखो हमने इस चैनल पे ना इकोनॉमी के 25 लेक्चर्स कवर किए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट समझा है, सारे स्टैटिक पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम लोगों ने इकोनॉमी से रिलेटेड कवर कर लिया है। ठीक है, नाउ इसके बाद 25 लेक्चर्स के बाद आपकी एक वीडियो आई थी, रिविजन वीडियो इकोनॉमी की, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी को रिवाइज किया था। ठीक है, मैंने सोचा था कि जितने भी हम लोगों ने 25 लेक्चर्स में इकोनॉमी किया है ना, उसको मैं एक ही वीडियो में समराइज करके एक रिवीजन वीडियो बना दूंगी, ताकि अगर आप लोग कभी रिवीजन करना हो, या फिर वो लोग जिन्होंने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो लोग पहले रिवीजन वीडियो अगर देखते हैं फिर इकोनॉमी डिटेल में पढ़ते हैं तो उनको और अच्छे से क्लियर हो चीजें। तो बेसिकली ये मेरा मोटिव था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई तो इसीलिए मुझे इसको ना 2 पार्ट्स में करना पड़ा। तो इसका रिवीजन वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, साथ ही ये जो है ये रिवीजन वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कर लिया था, नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर लिया था, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कर लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग एंड एनपीए ये समझ लिया था, गवर्नमेंट बजटिंग, टैक्सेशन। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो उतनी लंबी ना जाए, 1.5 घंटे में हम लोग एटलीस्ट ये सारे टॉपिक कवर कर ले। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो मेरा एम ये था ये रिवीजन वीडियो बनाने का इकोनॉमी का, कि हम लोगों ने जितना भी अभी तक कर लिया है ना, एटलीस्ट हम ना उसको एक वीडियो में अगर कर पाए। तो होता क्या है ना, एग्जाम से पहले ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी वीडियो पे जा पाए, तो उस टाइम ये रिवीजन वीडियोस बहुत काम आती हैं। ठीक है, और आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो आप, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इससे पहले रिवीजन वीडियो का पार्ट 1 देखो एंड देन ये पार्ट 2 देखो, और उसके बाद आप लोग इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ोगे ना, तो फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर जिन्होंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है फिर रिवीजन वीडियो देख रहे हो, तो ये पार्ट 2 है, पहले पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2 देखना। ठीक है, नाउ और स्टार्ट करने से पहले आप में से काफी लोग हैं जो मेरे को बुक रिकमेंडेशन वगैरह पूछते हैं। तो देखो, अगर तो आप लोगों ने बुक लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर रखी है कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तो फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने बुक्स रिकमेंडेशन दे रखी है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आप लोग उनको कंसीडर कर सकते हो। और बिल्कुल ये मत सोचना कि एक बार आप लोगों ने बुक लिस्ट बना ली, किसी और ने कोई और बुक दे दी तो फिर वो आप ऐड कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्रा है, 2 बुक्स है हमारे पास। अब कोई बोलता है मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, कोई बोलता है मैंने विपिन चंद्रा पढ़ी है, तो अगर जो न्यू होते हैं ना उनको लगता है कि हम दोनों पढ़ लेते हैं, राइट, या फिर ये स्पेक्ट्रम नहीं विपिन चंद्रा नहीं स्पेक्ट्रम। तो ये कंफ्यूजन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में है ना, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, हर बुक में मोर और लेस सेम ही कंटेंट होता है, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ो चाहे आप बिपिन चंद्रा पढ़ो। पढ़ तो मॉडर्न हिस्ट्री रहे हो ना आप, ऐसा तो नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स कुछ अलग हो जाएंगे स्पेक्ट्रम में और कुछ अलग ही मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे बिपिन चंद्रा में। ऐसा नहीं होगा, मॉडर्न हिस्ट्री तो एक ही है ना, उसी को लिखने का हो सकता है दोनों राइटर्स का वे अलग अलग होगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से एक बार जो आप लोगों ने बुक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है उसको छेड़ना मत, जिन्होंने नहीं की है वो पक्का वो उस बुक रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गया? साथ ही मैंने इस वीडियो में भी टैग कर दिए हैं जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जो मुझे मिल पाई। हिंदी मीडियम में भी आई थिंक 1-2 बुक्स मुझे मिल पाई, तो वो भी मैंने इस वीडियो में भी टैग कर दिया है। साथ ही आईपैड 10th जनरेशन है जो मैं यूज करती हूँ नोट्स बनाने के लिए, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली जो भी मैंने इस्तेमाल किया है, जो भी चीजें मैं कर रही हूँ, वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स बनाने के लिए मैं गुड नोट्स एप्लीकेशन का यूज करती हूँ। ठीक है, फाइनली अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 है हमारा, जो बेसिकली कवर करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता, एक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें ना जो हमारा इंडिया है वो उसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं समझाती हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, इंडिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो खुद के सिटीजन्स हैं और कुछ फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रह रहे होंगे। ठीक है, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। तो जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, चाहे उनकी सिटीजनशिप कहीं की भी हो, समझ में आ गया, लेकिन जो भी इंडिया में रह रहे हैं उनका 1 साल के अंदर बाहर के वर्ल्ड के साथ, बाहर की कंट्री के साथ, अब वो कोई भी कंट्री हो, रशिया, यूएसए, चाइना, जापान, कहीं से भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना,
उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक डॉक्यूमेंट में और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यानी कि जो भी हम लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं ना, अब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज़ करो मैंने कोई अपना कपड़े हैं कोई मैंने या फिर कोई मेकअप है फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने यूएसए से मंगवाया है, समझ में आ गया? तो वो जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा या फिर जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, वो जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। जो भी सर्विसेज़ मैं लेती हूँ, आईटी सर्विसेज़ या मैं कहीं घूमने गई हूँ स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो वहाँ मैंने जो भी खर्चा किया है, समझ में आ गया? या मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं या हमारे देश में आपको पता है इन्वेस्टमेंट होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग भी किसी और देश में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट लोन लेती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपका, ये सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है कि 1 साल के अंदर इंडिया से कितना पैसा बाहर गया है और इंडिया में कितना पैसा आया है बाहर के देशों से, समझ में आ गया? तो वो आपका कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप ये क्लियर हो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना 2 कंपोनेंट है। सबसे पहला है आपका करंट अकाउंट और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है? इसको ध्यान से समझते हैं। पर एक चीज़ समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो इसको यहाँ समझते हैं देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहली चीज़ तो ये है इसको रिकॉर्ड करने का कि हमारे देश में ना अगर मैं ट्रांज़ैक्शन कर रही हूँ, अगर मैंने अमेरिका से कपड़े मँगवाए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होगा बताओ मुझे कि वो जो कपड़े हैं, वो जो पेमेंट है, या तो वो इंडियन करेंसी में होगा या तो वो फ़ॉरेन के उसी देश की करेंसी में होगा, ठीक है? ज़्यादातर ये सर्विसेज़ होती हैं कि मैं इंडियन करेंसी में पे कर सकती हूँ, अगर कोई अमेरिका का क्लोथिंग ब्रांड इंडिया से ऑपरेट हो रहा है तो, ठीक है? तो जैसे मैंने इंडियन पैसे यूज़ किए हैं, ठीक है? तो इंडिया से कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है, समझ में आ गया? आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा रेमिटेंसेस का, तो इसमें क्या होता है ना, अगर मैं सपोज़ यूएसए में जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को पैसे भेजूँगी ना अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट में तो डॉलर्स में पैसे होंगे, तो वो भेजूँगी। फिर यहाँ बैंक के साथ कुछ आपको अकाउंट में सेटिंग करनी होती है, जिससे क्या होता है, अगर मैंने रेमिटेंसेस डॉलर्स में भेजे हैं ना, मेरे घर वाले अगर छुड़ाएँगे, तो वो रुपीज़ में छुड़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये जो डॉलर्स है ना, ये डॉलर्स आपके आरबीआई के पास जाएँगे और फाइनली ये जो रुपीज़ है मुझे आरबीआई से मिलेंगे, समझ में आ गया? और आरबीआई इन डॉलर्स को रख लेगा। अब आरबीआई करेगा क्या? तो हर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना फॉरेन करेंसी रिज़र्व जो है ना, वो मेंटेन करके रखती है। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहीं समझ लो। अब होता क्या है फटाफट देखो। तो एक होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। इसमें ना आपके सारे ही जो देश है ना, उनकी जो करेंसी होती है ना, फॉरेन की करेंसी बेसिकली ज्यादातर डॉलर्स, ठीक है? जो पावरफुल करेंसी होती है ना, उनको रखा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, समझ में आ गया? तो सपोज करो डॉलर्स रखा गया है। अब क्यों रखा गया है डॉलर्स, ध्यान से समझना इस चीज को। डॉलर्स प्लस आपकी वो करेंसी जिन कंट्रीज के साथ इंडिया इन्वॉल्व है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हम लोग जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा हम लोग रशिया से करते हैं। तो जो भी रशिया की करेंसी होगी वो, ठीक है? जिस भी रशिया के अलावा भी अगर कोई कंट्री है जिनके साथ हमारा डेली में उठना बैठना है, डेली हमारा ट्रेड वगैरह का हो रहा है, उसकी भी करेंसी यहाँ पे होगी, समझ में आ गया? करेंसी सी, समझ में आ गया? तो ये होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व। अब ये मेंटेन क्यों किया जाता है? तो मेंटेन देखो, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्यों किया जाता है मेंटेन। तो होता क्या है ना, हमारे जो डॉलर और जो रुपीस की वैल्यू है, अभी आपको पता है कितना डॉलर मतलब कितनी रुपीस की वैल्यू कितना गिर गया था। एक डॉलर अभी जो सबसे लीस्ट गया था वो 91 रुपीस गया था आपका, ठीक है? तो ये जो चीज है ना, ये चीज कैसे डिसाइड होती है, तो ध्यान से समझो इस चीज को। तो होता क्या है ना, मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है, क्या बोला मैंने? मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है ना, उस करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ने लग जाती है, अप्रिशिएट होने लग जाती है। यहाँ पे डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, लेकिन रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, गिरी है वैल्यू, समझ में आ गया? तो ये चीज आपका किस में होता है, जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, उस करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है? बढ़ती रहती है, घटती जब है जब नहीं होती डिमांड, ठीक है? अब मान लो डॉलर्स मतलब अब हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, अभी जैसे सिचुएशन आई थी कि रुपए की वैल्यू आपकी 91 पहुंच गई थी, अब 89 है, समझ में? 89 पॉइंट समथिंग है। तो ये अभी की वैल्यू है। तो ये गवर्नमेंट ने कैसे किया होगा, तो देखो यहाँ पे फॉरेन करेंसी काम आते हैं। तो फॉरेन करेंसी क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि हम डॉलर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अब ऐसा तो नहीं है कि यूएस के साथ सिर्फ मैं ही ट्रेड कर रही हूँ, चाइना कर रहा होगा, जापान कर रहा होगा, रशिया कर रहा होगा, कोई और कंट्रीज भी कर रही होंगी। तो होता क्या है ना,
2 बैंक होते हैं, एक तो आपके यहाँ का सेंट्रल बैंक होता है और जैसे सेंट्रल बैंक का काम है हर देश की इकोनॉमी मेंटेन रखना, हर देश के लिए काम करना, मतलब अपने देश के लिए। सिमिलरली एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बैंक होता है जिसका नाम होता है आईएमएफ। ये भी सेंट्रल बैंक जैसा ही काम करता है, लेकिन ये देश को मैनेज करता है, सारे सभी कंट्रीज को। समझ में आ गया? तो लोग जो पैसे लेते हैं ना वो इस आईएमएफ से लेते हैं। ये आईएमएफ है जो वो करेंसी कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि अगर आरबीआई को डॉलर्स चाहिए होंगे क्योंकि आरबीआई को यूएस को पे करना है, तो आरबीआई जाएगा आईएमएफ के पास। समझ में आ गया? सिमिलरली हर देश की सेंट्रल बैंक जाएगी आईएमएफ के पास, करेंसी चेंज कराएगी आपका और फिर जाके अपना ट्रेड करेगी। तो आईएमएफ अगर देखता है कि अरे मेरे पास तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, सारे लोग डॉलर्स मांग रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, डॉलर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो अब अगर इंडिया से कोई आएगा तो इंडियन रुपीस पहले मैं 84 चार्ज करता था, अब मैं 91 चार्ज करूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। समझ में आ गया? तो इस ये जो सिचुएशन आती है ना, इस सिचुएशन को रोकने के लिए हर कंट्री का सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखता है, फॉरेन करेंसी रखता है। समझ में आ गया? अब है क्या, तो हम गए इधर कि हमें डॉलर दे दे। अब चाइना की करेंसी मान लेते हैं कि डॉलर के कंपैरिजन में बहुत वीक हो गई है, जैसे यहाँ पे इंडिया की करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में काफी वीक हो गई है, ऐसे ही चाइना का मान लेते हैं। तो अब चाइना को पता लगा कि इंडिया जो है ना आईएमएफ के पास जा रहा है डॉलर्स लेने के लिए, तो चाइना यहाँ मेरे को बोल सकता है कि आप वहां मत जाओ, आईएमएफ के पास मत जाओ, क्योंकि आईएमएफ के पास जाने का मतलब है कि डॉलर की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, आपको मैं दे देता हूँ, आपको कितने डॉलर चाहिए, इतने डॉलर चाहिए, मैं दे देता हूँ। तो वो जो चीज है वो आईएमएफ के पास नहीं पहुंचेगी, वो डिमांड नहीं पहुंचेगी, तो आईएमएफ प्राइस बढ़ाएगा नहीं। समझ में आ गया? तो सिमिलरली इंडिया भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसीलिए मेंटेन करके रखता है कि जब भी, जैसे अभी सिचुएशन हुआ आपका, अब अगर कोई और वापस जाता ना आईएमएफ के पास डॉलर लेने के लिए, तो ये वैल्यू और ज्यादा गिर सकती थी। समझ में आ गया? तो इसी को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने क्या बोला होगा, डॉलर्स को सेल किया होगा, डॉलर्स को बेचा होगा। समझ में आ गया? तो डॉलर को जिन भी कंट्रीज को नीड होगी उनको बेच दिया होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ ताकि आईएमएफ के पास डिमांड ना बढ़े डॉलर्स की और डॉलर की वैल्यू और अप्रिशिएट ना हो। समझ में आ गया? तो इस वजह से हर कंट्री जो है ना एक अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मेंटेन करके रखती है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब मेरी कंट्री में बाहर की दुनिया से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ इसमें आप दो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो करंट अकाउंट में ना आपके जो डेली के ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, रेगुलर ट्रांजेक्शन, जैसे कि इसको अच्छा, हाँ, इसको ना याद करने का ना मैं एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। इसको आपको याद रखना है गिफ्ट से। गिफ्ट से कैसे याद रखना है, देखो। तो जी का मतलब है यहाँ पे आपका गुड्स, तो जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का, वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो इसके अंदर आ गया। ठीक है? फिर है आपका आई, आई का मतलब है आपका इनविजिबल सर्विसेज। क्या मतलब है? इनविजिबल सर्विसेज, जैसे कि वो चीजें जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि आईटी सर्विसेज में कोई ले रही हूँ, टूरिज्म ले रही हूँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, एविएशन, ये जो चीजें हैं वो आपका इनविजिबल सर्विस में आता है। समझ में आ गया? फिर आपका एफ से है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में आपका सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये चीजें आपका इसमें आ जाता है। फिर आपका टी, टी से ट्रांसफर्स, जैसे कि रेमिटेंस है, फॉरेन करेंसी हो गई, गिफ्ट वगैरह हो गए, तो ये चीजें। तो ये जो गिफ्ट वाला सेक्शन है वो आपका करंट अकाउंट में आ जाता है। करंट अकाउंट क्या है? डे टू डे लाइफ में शॉर्ट टर्म जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो। ठीक है? फिर है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ना आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म चीजें, वो यहाँ पे आती है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया आपका। ठीक है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, ईसीबी में ये सब समझाऊंगी। लोन हो गए, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं चीजें, तो वो आपका इसमें आ जाता है कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको ये याद नहीं है ना, और अगर आपको ये याद है, तो इसके अलावा अगर कोई भी चीज है तो वो किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझो। अब होता क्या है ना, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है जहां पे हमारे जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं ना, वो एक्सपेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है हमारी इनकम से। यानी कि इस ये केस कब आता है? या तो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है। तो जब भी हमारा खर्चा बढ़ जाता है ना हमारी इनकम से, तो सीएडी कहते हैं उसको, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या कहते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी, ये चीज आ जाती है। समझ में आ गया? तो इस चीज से लड़ने के लिए अब हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा था ना, एक तो देखो, अगर सीएडी आ रहा है यानी कि वापस हमारा जो रुपीज है वो वीक हो जाएगा, वापस हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा। समझ में आ गया? तो फिर अब क्या होगा, इस चीज को रोकने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने रखा था, जो मैंने आपको जस्ट अभी सिनेरियो समझाया, वो काम आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा किस्सा। अब एक चीज और, जो आपका फॉरेन, चलो इसको आगे समझाऊंगी।
ये समझ में आ गया ना आपको? बस इसके बाद यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। अगर हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो हमारा क्या हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब कैपिटल अकाउंट के जो टूल्स थे, जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, वो समझते हैं। तो एफडीआई क्या है, तो जब भी कोई फॉरेन की कंपनी या कोई फॉरेन का बंदा अगर इंडिया में डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एफडीआई। एफडीआई में आपको ओनरशिप मिलती है, आप ओनर हो, प्लस कंट्रोल मिलता है बिजनेस के ऊपर। समझ में आ गया? तो वो आपका एफडीआई है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आपको मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व रहोगे, पूरी चीजें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि टोयोटा कंपनी है, तो टोयोटा जापान से अब इंडिया में चाह रही है अपनी फैक्ट्री लगाना, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करेगी टोयोटा इंडिया की इकोनॉमी में, अपनी अपना बिजनेस शुरू करेगी, तो ये आपका एफडीआई आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई तभी कहलाता है जब आप किसी कंपनी में ना 10% से ज्यादा का स्टेक लेते हो। कितने से ज्यादा का? 10% से ज्यादा का अगर आप स्टेक ले रहे हो, तो फिर आप कहलाते हो, आप एफडीआई की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। और अगर 10% से कम का आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप एफपीआई के कैटेगरी में आते हो। इन्वेस्टमेंट सेम ही है, ठीक है। एफपीआई यूजुअली ना शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए, रिटर्न लेने के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन एफडीआई में आपको कंट्रोल मिलता है, क्योंकि आपने 10% से ज्यादा का स्टेक खरीद लिया है। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना। 10% से कम का अगर है इन्वेस्टमेंट, तो वो एफपीआई में आ जाता है। अब एफडीआई जो है ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने शुरू से प्रोजेक्ट एकदम बनाया है इंडिया में आके। समझ में आ गया? शुरू से आपने नई फैक्ट्रीज लगाई है, नए प्लांट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में जॉब क्रिएट हुई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। समझ में आ गया? और ये हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए काफी अच्छी चीज है। वेयर एज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जैसे मेरी कोई कंपनी थी, कोई फॉरेन का बंदा आएगा, मैं उसको सेल कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको आपने खरीद लिया है, तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट नहीं हुई है। पहले भी वो बिजनेस 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, अब आपके आने के बाद भी देगा। आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ नया ऐड नहीं किया है, आपने बस खरीदा है उस चीज को, ठीक है। तो ये है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ एफडीआई जो है ना आपका, एफडीआई यानी कि फॉरेन से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो एफडीआई में दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, दो रूट ले सकते हैं। एक है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है आपका गवर्नमेंट रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? जब आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। समझ में आ गया? तो आप कंपनी में पैसा लगा सकते हो, कोई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना आपका, मतलब मेजोरिटी सेक्टर्स इसमें आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो, आईटी, सॉफ्टवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी चीजों में आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट रूट, जिसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, स्पेस, सैटेलाइट, बैंकिंग। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे डिफेंस सेक्टर काफी सेंसिटिव सेक्टर है, राइट। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका का कोई बंदा आया और उसने हमारी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में 70% का कंट्रोल ले लिया है, फिर तो वो मैनेज कर रहा है, वही गवर्नमेंट चला लेगा। समझ में आया? तो इस वजह से ये कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं जिसमें एफडीआई एक तो अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, और करती भी है तो फिर गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लो, जो भी है सिनेरियो, ठीक है। ना इधर आ जाओ। एफपीआई बता दिया मैंने आपको, अब ईसीबी समझते हैं, एक सेकंड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये बेसिकली जब कोई इंडियन कंपनी या इंडियन एंटिटीज जो होती है ना, वो फॉरेन के सोर्स से लोन लेती हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली कोई भी इंडियन इंसान जो है ना, वो फॉरेन से अगर लोन ले रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो जाता है। समझ में आ गया? अब फॉरेन बैंक से आप ले सकते हो, मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे आप ले सकते हो, तो ये चीजें हैं। समझ में आ गया? बस इसके बाद है आपका हाउ बीओपी क्राइसिस इज मैनेज। बीओपी क्राइसिस कहने का मतलब है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इस चीज को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं? तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रिजर्व आपका सेंट्रल बैंक यूज करती है इसको मैनेज करने के लिए। इसके बाद है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो पहले क्या था ना आपका, मैं आपको 1991 से पहले की बात बता रही हूँ। तो अगर आपको इंडिया में आना है या इंडिया की करेंसी आपको चाहिए, तो वो जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस था ना, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस था। समझ में आ गया? प्लस हर देश की गवर्नमेंट ना, अगर जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है ना, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज लगा देती है कि अगर आपको इंडियन करेंसी चाहिए, आपको थोड़ा सा अमाउंट ये पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली
बेसिकली ये सीन रहता है। फिर गवर्नमेंट ने 1991 में देखा कि हमारा करेंसी कन्वर्टिबिलिटी प्रोसेस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्राइसिस आ रही हैं। तो 1991 के क्राइसिस के बाद जो है ना, हम लोगों ने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रास्ता जो है ना, ये अपना लिया। समझ में आ गया? तो बेसिकली अब हम लोग ना करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं। आप कहीं से भी कैसे भी जो है अपना कन्वर्ट करा सकते हो करेंसी, अब प्रोसेस ईजी है, बस एक तरीके से ये, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी थ्रू इंस्ट्रूमेंट लाइक मसाला बॉन्ड एंड रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड। तो बेसिकली अब क्या है ना, हम लोग इंडियन रुपीज में भी बहुत जगह है इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड का टर्म पीरियड अगर पूरा हो जाएगा तो आपको जो पैसे है ना वो रुपीज में ही मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये कुछ आपके प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं बीओपी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है आपका वोस्त्रो अकाउंट और एक है आपका नोस्त्रो अकाउंट। अब ध्यान से समझो, ये पहले वोस्त्रो अकाउंट समझते हैं। ये यूएस का बैंक है और ये इंडियन बैंक है। तो किसी इंडियन बैंक का अकाउंट अगर यूएस के किसी बैंक में है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वोस्त्रो अकाउंट कहलाएगा, यानी कि आपका अकाउंट हमारे पास, ठीक है। इसके लिए वो क्या है? वोस्त्रो अकाउंट है, किसी और देश का अकाउंट उसके पास है। समझ में आ गया? इसका उल्टा आ जाए यहाँ पे नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट जस्ट ऑपोजिट, किसी इंडियन बैंक ने अगर यूएसए में अकाउंट खुला रखा है तो इसके लिए वो नोस्त्रो है। ये जो अकाउंट है ना इंडियन बैंक का फॉरेन में होना, फॉरेन के लिए ये है वॉस्त्रो अकाउंट, कि किसी बाहर के देश का अकाउंट हमारे पास है। और इंडियंस के लिए ये क्या कहलाएगा? नॉस्त्रो अकाउंट, यानी कि हमारा अकाउंट बाहर के किसी देश में है। समझ में आ गया? तो वही है योर अकाउंट, आर अकाउंट विथ यू, एंड यहाँ पे योर अकाउंट विथ अस, बस यही दो चीजें हैं, ठीक है। तो यही था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कैसे क्या काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। पहले समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, सिर्फ आपका फॉरेन करेंसी ही नहीं आता, ये चार चीजें आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। सबसे पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, तो जो भी फॉरेन की करेंसी है वो आ गया। गोल्ड रिजर्व, एसडीआर आपके, और आरटीपी विद आईएमएफ। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और आरटीपी यानी कि रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। कितना रिजर्व वगैरह होल्ड करते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपकी चार चीजें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। क्लियर है ये चीज? ये आपसे प्री में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना, जो हम लोग करेंसी अपनी कन्वर्ट कराते हैं उस चीज को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण हमारे ऊपर अगर कोई कर्जा आ गया है तो उस चीज को हैंडल करने में, यानी कि बीओपी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके लिए। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े, अगर रुपी की वैल्यू कंटिन्यूअसली गिरती जाएगी ना तो इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो रुपी की वैल्यू अगर नहीं गिरेगी तभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। क्राइसिस जो आ रही है उस टाइम में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके मैनेज कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद है सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हमारे पास फॉरेन का पैसा आता है। तो सबसे पहले तो एफडीआई या एफपीआई, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टर कर रहा है। ट्रेड अगर हमारा बहुत अच्छा है, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंस से। और तीसरा आरबीआई इंटरवेंशन, तो आरबीआई अपना देखता रहता है जो उसके पास रिजर्व है, ये चीजें वो चीजें, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो हमारा रिजर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, यानी कि हमारी अगर इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंस है करंट अकाउंट में, तो हमारा रिजर्व बढ़ेगा। और इसका ऑपोजिट, एक्सपेंस ज्यादा है अगर इनकम से, तो हमारा जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये घटेगा, ठीक है। और ये चारों ही चीजें, कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चारों चीजें मैनेज करने का काम किसका है? इन भाई साहब का, आरबीआई का, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि अगर किसी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट कैसे होती है, तो जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, करेंसी की डिमांड है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी समझाई, तो ये तो है ही, और ये आपका मार्केट के अंदर आ जाता है। बेसिकली जब आईएमएफ के पास करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, आईएमएफ अप्रिशिएट करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, तो ये मार्केट फोर्सेज हैं। आपके डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी करेंसी की डिमांड सप्लाई के ऊपर। दूसरा है गवर्नमेंट। कुछ देश की गवर्नमेंट भी है जो ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देती है। समझ में आ गया? तो अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है। सबसे पहला आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर उस देश की जो सेंट्रल बैंक है ना, वो करेंसी की वैल्यू आपकी फिक्स कर देती है किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने फिक्स कर दिया है कि मेरा $1 जो है ना वो 50 रुपीज ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको दिख रहा होगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फिक्स हो गया, इस करेंसी की वैल्यू इसके साथ
फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ना रिस्क ये होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, उसका रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, वो क्राइसिस होने के काफी काफी चांसेस है। आप अपने डेल्यूलू में रह रहे हो कि आपने करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी है, बट कोई ट्रेड वगैरह हो नहीं रहा है, तो फिर आपकी करेंसी जो है ना वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, भले ही आपने कितना भी फिक्स कर रखा हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू जो है ना डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, कोई फिक्स रेट नहीं होता है। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी की डिमांड ज्यादा है तो रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जो चीजें है ना ये होती रहती है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस द्वारा, ठीक है। फिर तीसरा है आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया का करंट सिस्टम है ये क्या करता है, एक्सचेंज रेट ना मेनली मार्केट ही डिसाइड करती है, लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा $1 जो है वो 91 पहुंच चुका है, तो फिर आरबीआई आता है और आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल करता है ताकि ये जो वैल्यू है और गिरे ना, और चाइना को बोलेगा अच्छा तुम्हें डॉलर्स चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन करेंसी है उसको सेल करते रहते हैं, समझ में आ गया, ताकि मार्केट में ज्यादा डिमांड ना हो किसी एक पर्टिकुलर करेंसी की, ठीक है। तो ये इंडिया यूज करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट फोर्सेस हैं जो डिसाइड कर रही हैं, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, तब सेंट्रल बैंक आती है बीच में, समझ में आ गया। तो ये था आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, आई होप समझ में आया हो। इसके बाद है आपका नीर एंड रीर, पर इसको समझने से पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ यूएस डॉलर या इंडियन रुपीज ये चीज देखना इनफ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया आपका मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। तो इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है काफी ज्यादा। अब नीर क्या होता है, तो नीर में ना रुपए की एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम, कि हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि सपोज हम 5 मेजर कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, जापान, चाइना, यूएस और रशिया मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम इन 5 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग रुपए की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट। इन्फ्लेशन को जोड़ते नहीं है इसमें, और फिर हम देखते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, समझ में आ गया। तो ये चीज आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है, जब मैंने अपने रुपए की वैल्यू निकाली है, अपने रुपए का वेट मैंने निकाला है, जो एवरेज बाकी कंट्रीज जिनके साथ मैं ट्रेड कर रही हूँ उनके कंपैरिजन में, समझ में आ गया। तो अगर मेरा नीर की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि मेरा एवरेज ज्यादा आता है, तो रुपये मेरा अप्रिशिएट हुआ है, और अगर नीर की वैल्यू मेरी घटती है तो रुपये मेरा डेप्रिशिएट हुआ है। बस आपको ये चीज समझना है, नीर अगर बढ़ेगा तो रुपये अप्रिशिएट, नीर घटेगा तो रुपये डेप्रिशिएट, दैट इज इट, ठीक है। इसके बाद है आपका एक सेकेंड, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसको समझने के लिए एक चीज बहुत ध्यान से समझो आप। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि यूएस में अभी इन्फ्लेशन 2% है, ठीक है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कितनी है, 8% है। अब नीर में हम लोग इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते हैं, बस हमने एवरेज निकाल दिया जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ, ठीक है, हमारी करेंसी की एवरेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो रील में हम लोग नीर प्लस ये जो इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है, इंडिया में 8%, यूएस में 2%, तो 8 - 2 6% का इन्फ्लेशन, ये चीज भी हम लोग जोड़ते हैं जितने भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना उन सभी के साथ, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका रीर। तो रीर में आपका इन्फ्लेशन भी काउंट किया जाता है, नीर में आपका इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे इसी वजह से जब नीर की वैल्यू बढ़ रही है तो रुपये आपका अप्रिशिएट हो रहा है, जब नीर की वैल्यू घट रही है तो रुपये आपका डिप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर रीर की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो रुपये ओवर वैल्यूड है, एक्सपोर्ट कॉस्टली हो रहा है, एक्सपोर्ट यानी कि सामान आपका महंगा बिक रहा है, विच इज अ गुड थिंग। और दूसरा आपका अगर रीर की वैल्यू घट रही है तो रुपये अंडर वैल्यूड है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव है, यानी कि अभी भी आप मतलब एक्सपोर्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वैल्यू जो है ना वो कम होती जा रही है आपकी करेंसी की, समझ में आ गया। तो वो होता है आपका रीर, आई होप समझ में आया हो। समझ में आ गया। इसके बाद है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी ये कहता है कि किसी एक कंट्री की जो करेंसी है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है कैसे पता लगती है, जब हम कंपेयर करें कि सेम करेंसी से हम दो कंट्रीज में कितना सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। इंडिया में मान लो आप एक बर्गर खा रहे हो, ₹200 का बर्गर है, ठीक है, और सेम वही बर्गर अगर आप यूएसए में खरीद रहे हो तो वो $5 का बिक रहा है। अब $5 यानी कि 5 इंटू अभी कितना चल रहा है, अभी चल हम सबसे लीस्ट मान लेते हैं ₹80, ठीक है, तो 8 5 जब 4400 रुपीज हो गया। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू है ये एक्चुअली हमें पता चलती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो डॉलर की जो वैल्यू है ना वो ओवर वैल्यूड है। क्लियर है ये चीज क्या है, ओवर वैल्यूड है, ये एक्चुअल मार्केट रेट नहीं है। एक्चुअल मार्केट रेट तो हमारा $1 80 के हिसाब से होना चाहिए था। तो इस हिसाब से बर्गर का रेट यहाँ पे कितना होना चाहिए था, अगर 3 × 80, चलो $3 भी अगर मैं मान लूंगी तो कितना, ₹240 का बर्गर हो जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग डॉलर होना चाहिए था एक्चुअल वैल्यू, बट है कितनी वैल्यू, $5। तो ये हमको परचेसिंग पावर पैरिटी ये चीज दिखाती है कि सेम अमाउंट से आप लोग कितना
मतलब बास्केट ऑफ गुड्स जो है ना 2 कंट्रीज में खरीद सकते हो, समझ में आ गया? और ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पीपीपी और दूसरा होता है रिलेटिव पीपीपी। एब्सोल्यूट पीपीपी वो चीज़ है कि एक ही चीज़ अगर 2 कंट्रीज में बिक रही है, तो दोनों जगह प्राइस आपका बराबर होना चाहिए, अगर मैं करेंसी को कन्वर्ट करूँ तो, ठीक है? तो वो एब्सोल्यूट पीपीपी है। दूसरा आपका रिलेटिव पीपीपी। रिलेटिव पीपीपी कहने का क्या मतलब है कि भले ही कुछ भी एक्सचेंज रेट चल रहा है, आपको सिर्फ करेंसी कन्वर्ट कराना है, समझ में आ गया? तो जिस देश में ना महंगाई ज्यादा होगी उसकी करेंसी आपकी वीक हो जाएगी, ठीक है? मान लो जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन 10% चल रहा है, यूएसए में इन्फ्लेशन 3% चल रहा है, तो इंडिया का सामान तेजी से महंगा हो रहा है, यूएसए का सामान आपका धीरे धीरे महंगा हो रहा है, तो लोग यूएसए का सामान प्रेफर करेंगे, डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा, समझ में आ गया? तो ये चीज है आपका रिलेटिव पीपीपी। तो बस यही है, ये बेसिकली रियल जीडीपी, इनकम अक्रॉस ऑल कंट्रीज, ये सब निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बस यही है, ठीक है? इसके बाद है आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट आपकी वो जगह है जहां पर पैसा मिलता है और पैसा लगाया जाता है, समझ में आ गया? जहां पे आप सेविंग्स करते हो, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है, समझ में आ गया? तो ये है फाइनेंशियल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से समझो। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, 4 लोग हैं, हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म्स हैं, यहाँ भी बिजनेस फर्म्स है, और यहाँ आपके फाइनेंशियल मार्केट है। और इन चारों का ही जो लेना देना है वो किसके साथ है? बैंक के साथ है, समझ में आ गया? हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है वो बैंक फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। तो बस यही है। अब इधर आ जाओ, क्लासिफिकेशन समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट आपके 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका मनी मार्केट, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट, ठीक है? मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, कैपिटल मार्केट यानी कि लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा वाले ट्रांजैक्शंस कैपिटल मार्केट, 1 साल से कम वाले मनी मार्केट। मनी मार्केट आपका आरबीआई रेगुलेट करता है, ये आपका सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? कैपिटल मार्केट भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। पहले मनी मार्केट समझते हैं। तो मनी मार्केट यहाँ पे ना आप लोग, मतलब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ गया? और ये कुछ आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। तो सबसे पहला है आपका कॉल मनी। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप पैसे उधार ले रहे हो या दे रहे हो 1 दिन के लिए, तो वो कॉल मनी कहलाता है। 2 से 14 दिन के लिए बोलोगे तो वो नोटिस मनी कहलाएगा, समझ में आ गया? नाउ इसके बाद है आपका ट्रेजरी बिल वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो। ट्रेजरी बिल एक तरीके का बॉन्ड पेपर होता है। फिर आपका कैश मैनेजमेंट बिल, इसमें आप इन्वेस्ट करते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में करते हो, कमर्शियल पेपर में करते हो, और कमर्शियल बिल में करते हो, समझ में आ गया? तो ये आपके कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट आते हैं मनी मार्केट में, जो 1 साल या 1 साल से कम वाले होते हैं, समझ में आ गया? तो ये आपके हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद इधर आ जाओ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 1 साल से और जितना बड़ा टाइम जाएगा ना, वो आपके सारे कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है? ये ज्यादातर आपके इक्विटी, डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीजों में ये डील करता है। अगर आप मनी मार्केट को देखो ना, तो मनी मार्केट ज्यादातर आपके ये जो भी ऑप्शंस है ना, सारे सेफ ऑप्शंस है, ठीक है? ये सारे आपके, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो ज्यादातर बॉन्ड में, ठीक है, या बैंक से उधार लेने देने का काम है, तो वो आपका मनी मार्केट में आता है। यहाँ पर ये चीजें छोड़ के जो आप मेनली जो आपके स्टॉक मार्केट्स वगैरह होते हैं, इक्विटी, डेट वगैरह होते हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका कैपिटल मार्केट में आता है, ठीक है? नाउ ये है आपके कंपोनेंट। तो कैपिटल मार्केट के 2 कंपोनेंट है, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? अब इसको यहाँ पे समझो। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है ना, जैसे किसी कंपनी का स्टेक है 4%, ठीक है? तो कंपनी अपने शेयर्स बेचती है लोगों को या इन्वेस्टर्स को, तो पहली बार जैसे 4% कंपनी चाह रही है बेचना, तो उन शेयर्स को जब पब्लिक के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल किए जाते हैं पहली बार, तो वो आपका प्राइमरी मार्केट में आता है, समझ में आ गया? अब मान लो मैंने ये 4% खरीद लिए हैं, अब बाद में मैं भी अगर उन 4% को बेचूंगी तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट में होगा, ठीक है? लेकिन पहली बार जब किसी कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं ना, तो वो कहाँ पे होगा? प्राइमरी मार्केट में, फ्रेश शेयर्स। सिमिलरली मान लो 96% अब बच गया, अब 96% में से वापस ये लोग 2% चाह रहे हैं बेचना शेयर्स, तो ये भी आपका प्राइमरी मार्केट में होगा क्योंकि फ्रेश शेयर्स हैं, समझ में आ गया? लेकिन ये आपके फ्रेश शेयर्स अब नहीं रहे, ये आपका अब दोबारा बिकने के बाद ये भी आपका फ्रेश शेयर नहीं रहेगा, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, समझ में आ गया? तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है? सेकेंडरी मार्केट में वही ऑलरेडी जो इशूड है सिक्योरिटीज, उन्हीं को ट्रेड किया जाता है, तो बस इन्वेस्टर्स के बीच में, तो ये चीज आपका सेकेंडरी मार्केट में है। इसके बाद कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल। सिमिलरली ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके कैपिटल मार्केट के, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड
तो सबसे पहले ना बात करते हैं शेयर्स की। तो शेयर्स मतलब यही इक्विटी ही होता है आपका, मतलब कि कंपनी का हिस्सा कितना परसेंट आप ले रहे हो वो शेयर्स कहलाता है। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी में 4% शेयर्स ले रखे हैं तो मैं उस कंपनी के 4% की मतलब हिस्सा है उस कंपनी में मेरा 4%, ठीक है। तो ये आपका शेयर्स कहलाता है। तो बेसिकली ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। अब शेयर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि अगर आपने इक्विटी शेयर ले रखा है, ठीक है, तो आप उस कंपनी के ओनर हो, यानी कि ओनरशिप में ना आपका भी हिस्सा है। क्लियर है ये चीज? तो इस केस में आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है उस कंपनी में उसमें, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, और जिस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है उस साल आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये है आपका इक्विटी शेयर। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर भी एक तरीके का वही है कि आपने कंपनी में शेयर ले रखा है, लेकिन इसमें ना आप कंपनी के मालिक नहीं हो। समझ में आया? यहाँ पे ना जो भी वोटिंग डिसीजन होंगे या जो भी कंपनी को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। इसमें अगर आपने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है तो आपका सिर्फ काम है कंपनी, जैसे अगर आपने 10% प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको मिलना है। लेकिन जिस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं भी कमाया है उस साल भी आपको 10% मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या है, प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ओनर हो तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग वगैरह हो रही है उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ डिबेंचर्स की। डिबेंचर मतलब होता है आपका कि कंपनी ना आपसे लोन ले रही है। समझ में आ गया? तो बेसिकली कंपनी आपसे लोन लेती है और उसपे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी जो है वो पे करेगी, और प्रिंसिपल अमाउंट जब टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा ना वो भी पे करेगी। समझ में आ गया? तो वो आपका कहलाता है डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग अ लोन। तो बेसिकली अगर कंपनी ने लोन लिया है, जैसे बॉन्ड पेपर नहीं होता वैसे ही एक पेपर आपको दिया जाएगा डिबेंचर, कि हाँ इस कंपनी ने आपसे 100 रुपए लोन लिया है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 12 महीने के लिए। समझ में आ गया? तो वो है डिबेंचर। तो इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, कोई ओनरशिप नहीं है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी के मालिक आप बन गए हो, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर। तो सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ये है कि अगर आपको कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं, मतलब कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर पाई, तो आप कंपनी के एसेट जो है ना उसको यूज कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो। समझ में आ गया? दूसरा है अनसिक्योर्ड। यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, यहाँ पे सीज नहीं कर सकते, अगर पैसे चले गए नहीं दे पाई कंपनी तो पैसे डूबने का भी खतरा है, ठीक है। फिर है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये है कि अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर ले रखा है 10 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो जब टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा ना तो वो जो डिबेंचर है ना वो आपका इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ गया? तो वो आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर है। और ये नॉन कन्वर्टेबल मतलब आप सिर्फ लोन और फिक्स इंटरेस्ट जो है वही लोगे। ये चीज, ये डिबेंचर कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये कुछ टाइप्स थे। इसके बाद आपका रिडीमेबल और इररिडीमेबल, ठीक है। तो रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी ना फिक्स्ड टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो रीपे कर देगी। समझ में आ गया? जैसे कि आपने 10 साल तक लोन ले रखा है 10 रुपए का, तो वो आपको 10 साल के बाद कंपनी रिटर्न कर देगी 10% के हिसाब से, अगर आपने ले रखा है तो, ठीक है। और इररिडीमेबल का मतलब होता है आपका कि कंपनी कभी भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करेगी, सिर्फ इंटरेस्ट देगी जितना भी टाइम तय हुआ है। जैसे कि अगर 10 साल तक तय हुआ है, आपने मान लो यहाँ पे एक डिबेंचर है, आपने क्या किया है, 100 रुपए कंपनी को दिए हैं 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपको ना 10% के हिसाब से हर महीने जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% यानी कि 10 रुपए, तो आपको 10 रुपए कंपनी 10 साल के लिए हर महीने देती जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो 100 रुपए है ना ये आपको कभी नहीं मिलेगा। ये होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर है ये चीज? इसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मैंने आपको बताया ही था बॉन्ड क्या होता है पिछले रिवीजन वीडियो में भी। तो बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा मान लो, मतलब कैसे समझाऊं इसको ना, ऐसे मान लो आप कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक तरीके से कोलेटरल की तरह है। हर एक बॉन्ड की ना वैल्यू होती है। जैसे बॉन्ड 100 रुपए का है, इस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स की तरह ही है ये भी। और ये 10% मिलेगा 12 महीने के लिए है, कुछ इस तरीके से। तो आपने अगर जैसे जैसे इससे आपने बॉन्ड खरीदा है गवर्नमेंट से, ठीक है, ये बॉन्ड आपने ले लिया, आपको अब 10% के हिसाब से 12 महीने तक मिलता जाएगा। 10% यानी कि 10 रुपए, तो 10 रुपए आपको 10 महीने मिला है तो 100 रुपए हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद जब 12 महीने के बाद आपको ये बॉन्ड इनको देना पड़ेगा वापस, तब जाके ये जो आपका अमाउंट था ना, एक्चुअल अमाउंट, वो भी आपको रिटर्न करेंगे। तो 100 रुपए के बॉन्ड पे आपने 200 रुपए कमा लिए टोटल। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो वही है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए यूज किया जाता है, मेनली गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटीज द्वारा। समझ में आ गया? तो ये कुछ इसके ना फीचर्स है। कुछ होते हैं आपके फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड, यानी कि 10% का ही यहाँ पे आपको मिलेगा।
कुछ होते हैं आपके फ्लोटिंग, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके चेंज होता जाएगा। और बॉन्ड्स आपके जनरली सेफ होते हैं शेयर्स से, ठीक है, तो यहाँ पे कम रिस्क होता है, शेयर्स में ज्यादा रिस्क होता है। इसके बाद है आपका रेगुलर, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलती रहती है हर महीने, तो रेगुलर इंटरेस्ट इनकम है आपका। अब ये कुछ ना टाइप्स हैं, बाय द वे ये नोट्स आप देख रहे हो मैंने कितने एफर्ट डाले हैं पिक्चर्स वगैरह लगा के, ताकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे पढ़ो जब आप लोग रिवाइज करो तो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, तो ये बॉन्ड के कुछ टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहले आपका मसाला बॉन्ड, ये आपका रुपीज में ही होता है। तो जो भी ये इशू करता है ना मसाला बॉन्ड, जो भी इन्वेस्टर है, मेनली बाहर के इन्वेस्टर करते हैं, तो ये आपका रुपी में ही बॉन्ड इशू किया जाता है, आपको रुपीज में ही मिलेंगे सारे पेमेंट वगैरह। और अगर रुपी की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो जो रिस्क होता है ना वो सारा अल्टीमेटली इन्वेस्टर के ऊपर जाता है, ठीक है। फिर आपके जीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे बॉन्ड मिलता है, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट रिलीज करती है ना, तो वो जीसैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाता है। देखो गवर्नमेंट के पास क्या कोलेटरल लेगी, गवर्नमेंट उधार लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट अब ऐसे तो जाएगी नहीं कि आप रेलवे रख लो, आरबीआई को बोलेगी आप हमें उधार दे दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये बॉन्ड पेपर इशू करती है, जो देती है कि आप ये बॉन्ड रख लो, आपको हर महीना हम इतना इंटरेस्ट देंगे, आप हमें पैसे दे दो इसके बदले। समझ में आया, तो वो होता है जी सैक। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं वो इश्यू करती हैं। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो इश्यू करते हैं। फिर आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड का जो अमाउंट है ना वो आपका लिंक्ड होता है इन्फ्लेशन से। तो अगर महंगाई आई तो अमाउंट बढ़ जाएगा, महंगाई घट गई तो अमाउंट गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ टाइप्स आपके बॉन्ड के। इसके बाद है आपका डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या है? ये आपका वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव तीनों वही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। लेकिन तीनों का जो बेस है वो अलग-अलग है। जैसे डेरिवेटिव जो है इसकी वैल्यू आप डिसाइड करते हो किसी अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे। जैसे बॉन्ड में तो फिक्स वैल्यू है, और जो आपका डिबेंचर्स था, डिबेंचर में भी कुछ सेम ही है कि ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई है जितना कंपनी आपसे पैसा ले रही है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो किसी एसेट के कंपैरिजन में होता है। अब वो एसेट हो सकता है शेयर, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक इंडाइसेस। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे आप ना किसी डायरेक्ट एसेट जैसे कि स्टॉक हो गया या कमोडिटी हो गया, वो खरीदने या बेचने की जगह ना उस एसेट के प्राइस मूवमेंट पे आप बेट लगाते हो, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव, क्योंकि किसी एसेट से इसकी वैल्यू जो है वो डिराइव हो रही है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइंग एसेट्स आपसे फ्री में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। नाउ इसका पर्पस क्या है डेरिवेटिव्स का? हेजिंग करना, रिस्क को, स्पेक्यूलेशन, आर्बिट्रेज, प्राइस डिस्कवरी। बेसिकली ये क्या है बताऊं मैं आपको? जैसे आप बेट नहीं लगाते हो कि अरे मैं बेट लगाती हूँ कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीतेगी, तो इंडिया जीतेगी तो उसमें आपने बेट लगा दी है। तो इस तरीके की जो बेटिंग टाइप चीजें है ना वो आपका डेरिवेटिव्स कहलाता है। ना इसके भी कुछ टाइप है, तो सबसे पहले आपका फॉरवर्ड डेरिवेटिव। तो देखो ये क्या होता है, जैसे आज मैं जैसे फार्मर हूं मैं, तो मुझे पता है आज जो राइस बिक रहा है ना वो 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन 3 महीने बाद या तो बारिश होने वाली है या तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से राइस जो है ना वो 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा, ये मेरा अनुमान मुझे कह रहा है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं किसी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हूँ कि मैं आपको ना 3 महीने बाद चावल दूंगी, 10 किलो बेचूंगी मैं, लेकिन मैं 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगी। समझ में आ गया? तो दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है बाय और सेल का, और ये चीज आपको माननी पड़ती है। समझ में आ गया? जैसे एक बार डेरिवेटिव बन गया 28 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो सामने वाले को 28 रुपए पर केजी के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा, चाहे उस टाइम में प्राइस 20 या 20 से और कम क्यों ना चल रहा हो, या 28 या 28 से और ऊपर क्यों ना चल रहा हो। समझ में आ गया? तो ये केस है आपका फॉरवर्ड डेरिवेटिव का। इसके बाद है आपका फ्यूचर डेरिवेटिव। तो फ्यूचर डेरिवेटिव में आप एक तरीके से ना बेट लगा रहे हो किसी की, ज्यादातर ना स्टॉक मार्केट में होता है कि आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद ना स्टॉक का प्राइस जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा, इसके हिसाब से आपने किसी से बेट लगा दिया है। तो अगर प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट, घट गया तो आपको लॉस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ऑप्शंस। ऑप्शन का मतलब है, ऑप्शन ना बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें ये राइट देता है कि हम किसी एसेट को ना फ्यूचर में बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं करूंगी ही करूंगी, मैं कर भी सकती हूँ, मैं नहीं भी कर सकती हूँ, तो वो ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन आपको देता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन देता है राइट टू सेल। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका स्वैप डेरिवेटिव। तो देखो इसको समझो ध्यान से। तो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है, दोनों ही लोन दे रही है, लेकिन एक जो है ना, एक आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कर रही है और दूसरा आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, ठीक है। तो फ्लोटिंग है और ये फिक्स है। तो अब ए को लग रहा है कि काश मेरे पास फ्लोटिंग वाला होता, तो हो सकता है मार्केट अभी नीचे जाएगा तो मुझे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता। बी को लग रहा है काश मेरे पास फिक्स्ड वाला होता, तो मेरे को ना फ्लोटिंग में ऊपर नीचे जाता है वैल्यू, हो सकता है अगले महीने ज्यादा हो गया, तो काश मेरे पास फिक्स्ड वाला होता। तो इस केस में दोनों ही डिसाइड करते हैं और दोनों ही अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ना एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो लोन था उसको। तो अब क्या है, अब ए जो है वो
फ्लोटिंग वाला भरेगा और बी जो है वो फिक्स वाला भरेगा। समझ में आ गया? तो इन्होंने स्वैप कर लिया, ये आपका स्वैप डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी सेम इन्वेस्टमेंट से लेकर ही है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है ना, हर कोई, मैं भी जाके पैसे दे सकती हूँ, आप भी दे सकते हैं। 500 मिनिमम अमाउंट इज आई थिंक 500, जितना भी आपको देना है दे सकते हैं। अब होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड इज लाइक अ कंपनी। वो क्या करती है, वो सबसे पैसा लेती है। मुझसे 100 ले लिए, सॉरी मुझसे 500 ले लिए, किसी से 1000 ले लिए, किसी से 15,000 ले लिए। आप किसी कंपनी के स्टॉक में ना उन सब पैसे को मिला के वो इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी के स्टॉक में ही नहीं, बल्कि इन सभी चीजों में, इक्विटी में, बॉन्ड में, किसी और सिक्योरिटी में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद जहां जो रिटर्न आता है ना, उस रिटर्न को हमने जितने पैसे लगाए थे ना, उस हिसाब से बांट देते हैं। समझ में आ गया? तो ये है आपका म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दिए, उन्होंने एसेट्स में लगाया पैसा, और उसके बाद जो भी उनको प्रॉफिट हुआ वो हमारे उसके हिसाब से हमें मिल गया, हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये है आपका म्यूचुअल फंड। इसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड्स है। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स। ये इतना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। यहाँ बस आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो है ये पता होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, है यहाँ पे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इस वजह से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि इंडिया में कैपिटल मार्केट में जो भी चीजें हो रही है ना, उसको रेगुलेट करती है, उसको डेवलप करती है। समझ में आ गया? इसको 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टैब्लिश किया गया था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, सेबी एक्ट 1992 के तहत। जब भी मैं किसी स्टैट्यूटरी की बात करी हूँ, स्टैट्यूटरी का मतलब है उस बॉडी को किसी ना किसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया है। तो वो ये एक्ट है जिसके तहत इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो कैपिटल मार्केट में किसी को इतना भी नुकसान ना हो जाए या अनरेगुलेटेड ना हो जाए, समझ में आ रहा है, जिससे मार्केट क्रैश हो जाए, तो वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बेसिकली, फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट रहे मार्केट, ठीक है। फिर रेगुलेट करना इंटरमीडियरीज को, प्रिवेंट करना मैल प्रैक्टिसेस को, तो जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही है उसको रेगुलेट करना। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना एक बार। इसके बाद है यहाँ पे बोर्ड कंपोजिशन। तो चेयरमैन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं सेबी में, 2 मेंबर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं, 1 मेंबर आरबीआई से होता है, और 5 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। समझ में आ गया? तो ये कुछ सेबी का कंपोजिशन है। इसके बाद इधर आ जाओ। अब ये जो बोर्ड है ना, ये क्वासी लेजिस्लेटिव भी है, क्वासी एग्जीक्यूटिव भी है, क्वासी जुडिशियल भी है। क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है कि ये जो बॉडी है ना, ये वो काम कर तो रही है, पर वो काम करने का अधिकार इस बॉडी का नहीं है। जैसे कि क्वासी लेजिस्लेटिव है, यानी कि इसका काम लेजिस्लेशन का नहीं है, लेकिन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ भी बना सकती है। अब इसका काम एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है ये। सिमिलरली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये कर सकती है वो काम। सिमिलरली जुडिशरी का भी नहीं है, लेकिन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये वो भी कर सकती है। तो इस वजह से ये क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी एग्जीक्यूटिव है और क्वासी जुडिशियल भी है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ। सिमिलरली लाइक कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को हमारा आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई तो आपको पता ही है, एक बार इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना कि आरबीआई का क्या-क्या काम है, फिर स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम होता है हर सिटीजन को फाइनेंशियल सिस्टम में एक्सेस मिलना, ठीक है, जिससे वो जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उनका यूज कर सके। जैसे कि क्या है बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज? हर इंसान के पास बैंक अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट फीचर्स हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, ये सारी चीजों के बारे में उसको एटलीस्ट पता हो, ठीक है। तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने का काम इंडिया में किसका है? आरबीआई, ये जो बॉडी हमने ऊपर देखी, इसी का काम है। समझ में आ गया? ध्यान रखना नाउ। तो बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है ना बैंकिंग रिलेटेड, वो एक इंसान को मिल पाए, वो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब ये कुछ उसके कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप्स की। कौन, मतलब हम लोग जब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो हम लोग किनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो रूरल पॉपुलेशन, उनको पता होना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में। कौन कौन सी चीजों के बारे में? बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, पेमेंट, इन सभी चीजों के बारे में। समझ में आ गया? इसके बाद अर्बन पुअर जो लोग हैं, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमई, विमेन एंड एसएचजी। एसएचजी का मतलब होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद आपके माइग्रेंट वर्कर्स, सीनियर सिटीजन। तो इन सभी को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये जो फैसिलिटीज हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, बैंकिंग, ये वो, ये क्या है, बेसिक चीजें, ठीक है।
और इसके बाद इसके की कंपोनेंट क्या है? पहली चीज तो बैंकिंग, तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, डिपॉजिट्स यानी कि आप पैसा जमा कर सकते हो, ये चीज पता होना चाहिए। क्रेडिट यानी कि आप लोन ले सकते हो, ये किसान के लिए जो था केसीसी हो गया, जीसीसी हो गया, इनके बारे में, इन स्कीम्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता हो कि किसान क्रेडिट फीचर्स भी कुछ हैं, ये सारी चीजें भी कुछ हैं। फिर इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेंशन के बारे में, पेमेंट के बारे में, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी उनको होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट, सभी के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट, लोन लेना है तो उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे आपका इंश्योरेंस एंड पेंशन, ये होना चाहिए। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट हो, रिड्यूस हो डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, यानी कि काफी लोगों को ना बैंक अकाउंट के बारे में पता नहीं है, तो उनको अगर उधार लेना होता है तो वो जैसे मनी लेंडर्स नहीं होते जो लोग इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, उनके पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। समझ में आ गया? तो जिससे उनको काफी हेवी इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, तो उस पे डिपेंडेंसी उन लोगों की कम हो, और ये चीज आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है। क्लियर है ये चीज? ना इसके बाद ये कुछ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत ना आप यूजुअली जब आप जाते हो बैंक अकाउंट में, आपको कुछ एक्स अमाउंट है जो देना पड़ता है अकाउंट खुलवाने के लिए, वो अमाउंट आपके बैंक में ही रहता है, जैसे 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए मिनिमम आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ठीक है? तो इस योजना के तहत ये था कि आपको 0 रुपीज में भी आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। समझ में आ गया? और इसके तहत आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको 2 लाख तक का दिया जाएगा, और बाकी भी फैसिलिटीज आपको 10,000 तक की दी जाएंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड करता है। एनुअल प्रीमियम एक साल में 436 रुपए कटेगा, लेकिन इसके बदले अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो देगा आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस। फिर है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सेम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 2 लाख तक का एनुअल प्रीमियम आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। फिर है आपका अटल पेंशन योजना, इसमें आपको पेंशन दिया जाएगा 1,000 से 5,000 रुपए पर मंथ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो। ठीक है? इसके बाद स्टैंड अप इंडिया, लोन्स दिए जाएंगे एससी एसटी एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये कुछ आपके मेजर स्कीम्स थे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों को मिल सके, लोग बेसिकली एटलीस्ट बैंक अकाउंट तो खोले, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इसलिए दिया गया था। ठीक है? इसके बाद है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये बहुत छोटा सा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। तो होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट को अगर रोड बनानी है, रेलवेज बनाने हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कोई काम करना है, तो गवर्नमेंट एक तो सबसे पहली चीज हम सभी जानते हैं इनएफिशिएंट है, राइट? उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज टूल्स वगैरह नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करती है, और कोलैबोरेट करती है, उनको बोलती है कि आप हमारे लिए ये रोड बना दो, बदले में 10 साल तक इस रोड पे जो टोल कलेक्ट होगा ना, वो आप कलेक्ट करना। समझ में आ गया? और 10 साल के बाद वो फिर पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पीपीपी मॉडल। ठीक है? अब वो किसी भी तरीके से काम हो सकता है गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से फंड लिया हो, या पूरा प्रोजेक्ट उनको बनाने के लिए दे दिया गया हो, या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी है उसको साफ सफाई करने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई हो। तो इस तरीके से आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल काम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आप जैसे सिविल सर्विसेज का या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हो, तो आपको सेंटर एलोकेट होता है, एक सिस्टम मिलता है प्रॉपर, वहां बैठ के आप एग्जाम देते हो, या एक सीट मिलती है प्रॉपर एक स्कूल में जाके। ये सारा कुछ जो होता है ना, प्राइवेट कंपनीज करती है। तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए भी ओपन रहती है काफी, कि हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है, उसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी वो अथॉरिटी लेना चाहती है तो ले सकती है, तो इसके लिए बिडिंग होती है फिर। ठीक है? फिर जिस भी प्राइवेट कंपनी को वो मिलता है, वो प्राइवेट कंपनी पूरा ऑर्गेनाइज करती है, और बदले में उसको चार्जेस दिए जाते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे काम करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है? तो बस यही था, कोर आइडिया वही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो और सर्विस क्वालिटी मिले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उस चीज को ब्रिज किया जा सके। तो बेसिकली कई बार रोड्स वगैरह बनाना है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स काफी काम आते हैं। फिर जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको रिड्यूस किया जाए, जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो, रिस्क बट जाए, फास्ट हो थोड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, और बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टीज है, कैपिटल है, उस चीज को यूटिलाइज किया जा सके। तो ये कुछ आपके पीपीपी मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पीपीपी मॉडल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जो किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगी, उसको थोड़े टाइम तक ऑपरेट भी करेगी, और फिर जाके उस प्रोजेक्ट को जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। जैसे हाईवेज या रोड्स वगैरह होते हैं ना, तो वो ज्यादातर इसी पे बेस्ड होते हैं। प्राइवेट कंपनीज आपकी बिल्ड करती हैं, बदले में गवर्नमेंट उनको बोल देती है कि आप 10 साल के लिए आप टोल वगैरह कलेक्ट करना, 20 साल के लिए कलेक्ट करना, और उसके बाद वो कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये होता है आपका बीओटी के तहत।
ठीक है। इसके बाद है आपका BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओनरशिप होती है ना, वो टेम्परेरीली प्राइवेट प्लेयर्स के पास होती है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को बनाया या कोई प्रोजेक्ट, सपोज करो रेलवेज को क्लीन कराने का काम है या कुछ भी, तो उसके बदले गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को वो अथॉरिटी दे देती है। तो अथॉरिटी देने का मतलब पता है क्या है? जैसे यहाँ पे तो क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में गवर्नमेंट ने टोल का प्राइस जो फिक्स किया हुआ कि इतना टोल आप ले सकते हो, ठीक है, और उतना टोल आप 10 साल तक लोगे, 20 साल तक लोगे। लेकिन यहाँ पर वो पूरा जो अथॉरिटी है ना, वो प्राइवेट कंपनीज के पास चला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर वो लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर के अंदर, तो इसमें जो रोड पे जो टोल्स कलेक्ट किया जाएगा, वो टोल का प्राइस जो होगा ना, वो भी प्राइवेट कंपनीज ही है जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी टाइम के लिए, सपोज 10 साल के लिए, ओनरशिप भी प्राइवेट कंपनीज के पास है, ठीक है। तो टोल बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, गवर्नमेंट का उसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। यहाँ पे सब कुछ जो है प्राइवेट कंपनी ही कर रही है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक जमीन दे दी है कि ये जमीन है, यहाँ पे मुझे एक रोड बना के दे दो या फिर एक एयरपोर्ट बना के दे दो। तो डिजाइन से लेके बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, ये सब कुछ प्राइवेट कंपनी करेगी, एंड बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका बिल्ड ओन ऑपरेट, तो ओनरशिप जो है यहाँ पे जो है ना, प्राइवेट सेक्टर के पास ही रहेगी, गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है उस प्रोजेक्ट को। जैसे कि सपोज जैसे हाईवे बना लिया, या हाईवे नहीं, एयरपोर्ट बना लिया, जैसे कि एयरपोर्ट बनाने के लिए है वो प्राइवेट, उसके कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, लेकिन गवर्नमेंट उसमें जैसे प्लेन्स वगैरह कौन सी उड़ेंगी, कैसे रेगुलेट करना है, वो चीजें गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ठीक है। फिर है आपका HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो 50% गवर्नमेंट करती है, 50% आपका प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं, ठीक है। मेनली कंस्ट्रक्शन और जो मेंटेनेंस वगैरह का होता है ना, वो यहाँ पे होता है, और जो प्रॉफिट आता है ना, वो भी दोनों के बीच, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में 50-50% फिर आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके PPP मॉडल के टाइप्स। ये देखो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद है हमारा, आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये बहुत ईजी है, मैं बताती हूँ। हमने आई थिंक हमारा जो चैप्टर 1 था की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, राइट। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, तो वो सेक्टर है जिसमें आप अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें उससे रिलेटेड किसी काम में अगर आप इन्वॉल्व हो, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर वगैरह, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर आपका क्या है, इंडस्ट्रीज वाला। टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली इसी में हम कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं। तो ये बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। ऑलमोस्ट 45% जो वर्कफोर्स है ना हमारे देश का, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ये हमारे GDP में 15 से 18% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। और एग्रीकल्चर से ही जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कॉटन की बॉल्स हो गई, या जैसे कोई भी चीज है, वो बेसिकली आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को। तो बेसिकली ये आपका रूरल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर है। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि पहला आपका MSP की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे जो बेचारा किसान है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसने अपनी फसल उगा ली, 100 किलो, 1000 किलो, जितने भी उगा लिया, अब उसको बेचना भी तो है उसको मार्केट में, ठीक है। अब उसको पूरा प्रोसेस नहीं पता है, तो मार्केट में जो ये बीच वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनसे 2 रुपए किलो आलू खरीद लेंगे। सीरियसली बोल रही हूँ मैं ये चीज, 2 रुपए किलो प्याज खरीद लेंगे, और उसको मार्केट में बेचेंगे वो लोग 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, इस तरीके से। जबकि उनका तो कोई काम, कोई योगदान है ही नहीं फसल वगैरह उगाने में। बट जो मेन प्रॉफिट होता है ना, वो वही बीच वाले लोग कमा रहे होते हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज से बचने के लिए ना, गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट जैसे आलू पे MSP अनाउंस कर देगी 10 रुपए, कि आलू का MSP 10 रुपए है, तो कोई जो बिचौला इंसान होगा ना, वो 10 रुपए से कम में आलू खरीद ही नहीं सकता है फार्मर्स से। समझ में आ गया? तो फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए MSP जो है वो इंश्योर किया जाता है। ये आपका मिनिमम प्राइस होता है, गारंटीड गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर 10 रुपए से कम में कोई वो कर रहा है ना फार्मर्स को, तो फार्मर्स उसको क्यों बेचेंगे? बेसिकली MSP अगर डिसाइड हो गया, तो उस MSP पे गवर्नमेंट भी आपका खरीद लेगी। समझ में आ गया? तो फार्मर्स को अगर 10 रुपए से कम मिलेंगे, तो फार्मर डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचेगा, वहां पे उसको मिनिमम 10 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा उसके फसल का। समझ में आ गया? तो बस यही है इसका ऑब्जेक्टिव, कि फार्मर्स के राइट प्रोटेक्ट हो वगैरह वगैरह। और ये फिक्स कौन करता है? तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये वो बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रेकमेंड करती है, और फाइनल डिसीजन जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपके 23 क्रॉप्स कवर्ड है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स, इंक्लूड्स आपका व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका MSP में कवर्ड है। क्लियर है ये चीज? ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली वो। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपका लेबर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ये सब इस्तेमाल होता है एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने में, ठीक है। ये हमारी जीडीपी में ऐड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करता है। यही सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद। एग्रीकल्चर में भी क्या है ना, ज्यादातर इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर टर्शरी में, एंड देन जाके आपका इंडस्ट्री में। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरव्यू। अब ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, एक सेकेंड, हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है इससे, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ये। और मेन मैन्युफैक्चरिंग हब्स कौन से हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ मैं, हमारे यहाँ ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाओ इधर शेयर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो 16 से 17% हमारी जीडीपी में ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, 12 से 13% वर्कफोर्स इस सेक्टर में है इन्वॉल्व, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट हो। नाउ यहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट से लेके आपका जो भी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आपका जो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, सोलर पैनल लगाना हो गया, वो चीजें उनमें भी आते हैं। चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड ग्लोबल कंपटीशन, ये मेन चैलेंजेस है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक बार आप ये पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, नाउ इसके बाद इधर आ जाओ नीचे सर्विस सेक्टर। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया पहले एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, और उसके बाद जाके आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर है, इंटैंजिबल गुड्स फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 50 से 55% तक है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा वो एम्प्लॉयमेंट का पढ़ा कि एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, फिर आपके इसमें सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, फिर आपके इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये लोग वर्क फोर्स कह रही हूँ मैं, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ये करता है। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन ये जो है ना वैल्यू ऐड करते हैं। समझ में आ गया, बेसिकली जैसे किसी कंपनी में काम चल रहा है कि कॉटन के बॉल से शर्ट बन रहा है, तो वहां पे ये लोग अपना वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। समझ में आ गया। नाउ सर्विस सेक्टर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास पोवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोवर्टी क्या है, पोवर्टी वो कंडीशन है जहां पे एक इंसान जो है ना, जो हमें जीवन जीने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए ना, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोवर्टी। नाउ कितने तरीके की पोवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है आपका रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब वो है कि इंसान मतलब मिनिमम बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये है कि सोसाइटी के कंपैरिजन में उनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कहने को इनके पास झोपड़ी टाइप घर है, लेकिन ये घर नहीं है एक्चुअली, राइट, बट ये इतना रहने के लिए इनके पास कुछ है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। इसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे कॉजेस क्या है पॉवर्टी के। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। तो इकोनॉमिक कॉजेस तो या तो हो सकता है अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है, लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के डोमिनेंस की वजह से काम नहीं है। समझ में आ गया। दूसरा आपका सोशल कॉजेस, तो पढ़ा लिखा नहीं है, कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, इस वजह से पोवर्टी है। फिर आपका डेमोग्राफिक कॉजेस, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, तो गवर्नमेंट उतना अच्छे से नहीं चला पा रही है गवर्नेंस, जिस वजह से लोगों को पोवर्टी का सामना जो है करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये पोवर्टी से रिलेटेड चार्ट है पूरा, एक बार आप लोग देख लेना पोवर्टी क्या है, कितने तरीके की है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चीजों का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वेल्थ का, अपॉर्चुनिटीज का, जिसकी वजह से ये जो गैप है ना लोगों के बीच में, ये चीज आ रही है, सोसाइटी में ये गैप आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। समझ में आ गया। इसके बाद ये कॉजेज हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी जो है आपका आ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि लोगों के पास सेम एजुकेशनल स्किल्स नहीं है, इस वजह से वो गैप आ गया है, या फिर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो गया है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर का कहने का मतलब है कि जो किसी इकोनॉमी में ना जो बड़ा वर्क फोर्स है ना, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में जुड़ा हुआ है, वहां पे शिफ्ट हो गया है। समझ में आ गया। तो जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो वो गैप है वो आ जाएगा। फिर एक कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ जो ज्यादातर आपका मशीन,
साइंस, टेक्नोलॉजी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रहा है, एफपीआई आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, इस वजह से ग्रोथ हो रहा है, ना कि इस वजह से कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद है आपका रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जब देश के कुछ जो रीजन्स है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और कुछ आपके बिल्कुल ही पीछे रह जाते हैं, इकोनॉमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ह्यूमन डेवलपमेंट वाइज, तो इस वजह से ये आता है, ये होता है, ठीक है। फिर आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट वगैरह के बेसिस पे, रिलीजन वगैरह के बेसिस पे, जेंडर वगैरह के बेसिस पे हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के बीच में। फिर आपका टेक्नोलॉजी चेंज फेवरिंग स्किल्ड लेबर्स। तो टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और इस वजह से हमारे पास जॉब नहीं है, या इस वजह से हम लोग ये वाली जॉब करें क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी जैसी कंडीशन जो है ये आती है, ठीक है। नाउ मेथड्स टू मेजर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को नापा कैसे जाता है? तो सबसे पहले आपका गिनी कोफिशिएंट, दूसरा आपका लॉरेंस कर्व। तो गिनी कोफिशिएंट जो है ना आपका इनकम डिवाइडेड बाय वेल्थ इनइक्वालिटी जो है ना उसको मेजर करता है। समझ में आ गया? इसको मेजर करने का काम जो है वो गिनी कोफिशिएंट करता है, मतलब कि सोसाइटी में इनकम या वेल्थ कितनी अनइवन तरीके से बटी हुई है, अमीर गरीब का गैप कितना ज्यादा है, वो चीज गिनी कोफिशिएंट के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, मतलब कि परफेक्ट, कोई वो नहीं है, सबसे परफेक्ट बराबर इनकम है, और अगर 1 आ रही है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि एक आदमी के पास सब कुछ है और बाकी के पास 0, ठीक है। तो ये है आपका गिनी कोफिशिएंट। दूसरा आपका लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व बेसिकली ये ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा, ये दिखाता है हमको कि इनकम डिवाइडेड बाय वेल्थ पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। समझ में आ गया? तो बेसिकली कौन कितना ज्यादा कमा रहा है, इक्वालिटी अनइक्वालिटी कितनी है, वो आपका ये बताता है लॉरेंस कर्व। इसके बाद है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन है जब एक इंसान काम करना तो चाह रहा है बट उसको जॉब मिल नहीं रही है। समझ में आ गया? तो वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अब ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है, जैसे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लोगों का काम करने की इच्छा है पर कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या है, किसी काम को करने के लिए 2 इंसान काफी है बट उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग लगे पड़े हैं, तो बाकी 3 का जो वैल्यू एडिशन है वो 0 ही है, ठीक है। फिर आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही अनएम्प्लॉयड हो आप, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही एम्प्लॉयड हो आप। समझ में आ गया? जैसे कि बारिश का सीजन है और आपका छातों का बिजनेस है, तो छाते सिर्फ बारिश के सीजन में ही बिक रहे हैं, बाकी टाइम नहीं बिक रहे हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली ये आपका कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ही आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही आ रहा है। फिर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब मैं एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ रही हूँ बट बीच में 2 महीने में अनएम्प्लॉयड रही, तो वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर इसके बाद यहाँ फ्रिक्शनल ही दे रखा है, तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, रिसेशन हो गया, हो सकता है इस वजह से भी आपकी जॉब नहीं है, टेम्परेरी टाइम के लिए आप बैठे हुए हो, सेम चीज। इसके बाद आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेम ऊपर वाला ही है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है देखनी पड़ रही है आपको। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, बेसिकली टेक्नोलॉजी ने मेरा काम छीन लिया है। समझ में आ गया? इसके बाद ये कुछ टर्म्स है अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। तो सबसे पहले आपका नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, तो बेसिकली कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। समझ में आ गया? ये एब्सोल्यूट नंबर बताता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। समझ में आ गया? ये कोई काउंट या कोई रेशियो या परसेंटेज नहीं बताता, ठीक है। अब ये निकलता कैसे है? अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में से माइनस कर दोगे आप लोग एम्प्लॉयड। समझ में आ गया? तो ये लेबर फोर्स जैसे कि 100 लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं और आपके एम्प्लॉयड सिर्फ आपके 92 हैं, तो जो नंबर इसमें से आ गया 8 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ गया? तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का साइज जो है ना ये दिखा देता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना ये बताता है कि लेबर फोर्स में से कितने परसेंटेज लोग आपके अनएम्प्लॉयड हैं। लेबर फोर्स यानी कि वो लोग जो आपके या तो काम कर रहे हैं या एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। समझ में आ गया? तो लेबर फोर्स में ना आपके, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेबर फोर्स है, इसमें ना आपके एम्प्लॉयड लोग प्लस जो अनएम्प्लॉयड लोग जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं वो दोनों ही इन्वॉल्व हैं। समझ में आ गया? तो ये हमको वो बता देता है कि लेबर फोर्स में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो कैसे निकलता है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अनएम्प्लॉयड लोग डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। समझ में आ गया? इसके बाद ये इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कितनी भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है। फिर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये हमको बताते हैं कि हमारा जो लेबर फोर्स है ना उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली काम कर सकते हैं, वर्किंग एज जो होती है ना वो कितनी है बेसिकली, ठीक है। तो बस वही बताता है, लेबर फोर्स में से डिवाइड कर दो आप वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100, तो आपका ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है निकल जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं लेबर फोर्स में से जो काम कर सकते हैं, काम करने वाली एज में लाई करते हैं। समझ में आ गया?
तो ये था आपका इकोनॉमी का पूरा रिवीजन वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया हो। बाकी कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे। कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद क्रोनोलॉजी क्या रहने वाली है मैं वो फटाफट आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने 1 से 25 तक लेक्चर्स कर लिए हैं इकोनॉमी के, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी का स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझा, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम लोगों ने की है वो क्या है, रिवीजन लेक्चर, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। अब तीसरी चीज हम लोग करने वाले हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कराऊंगी मेंस के। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे प्री के क्वेश्चन, प्री के 500 क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया? और इसमें इन दोनों में ही आपके पीवाईक्यूज जो है 5 इयर्स के इंक्लूडेड रहेंगे। समझ में आ गया? और इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखे, आप लोगों ने कहा था कि दी एक पॉलिटी के लिए भी लेके आओ वीडियो। तो चलो पॉलिटी का भी हम लोग करेंगे एक वीडियो में, वो कंप्लीट पॉलिटी इन वन वीडियो, ठीक है। तो इससे हम जैसे हमने 39 चैप्टर्स आई थिंक लक्ष्मीकांत से कवर किए थे। उसके बाद के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रह गई है ना, उनको भी मैं उसी में कवर करा दूंगी, उसी वीडियो में, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो रहने वाला है। बाकी ये जो नोट्स हमने आज यूज किए हैं, ये अगर आपको परचेज करने हैं तो इनको परचेज करने का लिंक जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे। बाकी कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।